हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म के बारे में हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है और अब हम पार्ट 3 देखेंगे। तो पहला पार्ट में हमने जो है कैसे जो है जो यूरोप है एक बिग पावर बन के आया, एक पावरफुल कंट्री बन के आया और उसने कैसे जो है धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज जो है अलग अलग जो देश है वहाँ फैलाना चालू किया। तो हम यहाँ पे साउथ अमेरिका के बारे में देख रहे हैं। तो साउथ अमेरिका में कैसे जो है उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई, कैसे जो है वहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेस है उनको एक्सप्लोर करना चालू किया, उसके बारे में हमको इस सेक्शन में देखना है। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ये सब देख लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो 10.1.4 है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज बाय स्पेन। तो अमेरिका में स्पेन जो जाके कॉलोनीज बनाया था तो वहाँ पे वो लोगों का शोषण कैसे हो रहा था। तो वी लर्न दैट द काउंसिल ऑफ स्पेन रूल्ड द स्पेनिश कॉलोनीज इन लैटिन अमेरिका. Its main objective was to systematically exploit the natural resources to benefit Spain economy. तो हमने जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं स्पेन ने जो है अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। तो अमेरिका में कॉलोनीज जहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई उसे क्या कहा जाता है, लैटिन अमेरिका। ये हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा। और इस लैटिन अमेरिका को रूल कौन करता था, स्पेनिश, काउंसिल ऑफ स्पेनिश। तो और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिस्टमेटिकली मतलब किस तरीके से जो वहाँ मिल रहे नेचुरल रिसोर्सेस है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी नेचुरल रिसोर्स वहाँ अवेलेबल है उसको कैसे यूज किया जाए ताकि जो स्पेन की इकोनॉमी है वो बढ़ सके। द पीसेंट एंड लैंड ओनर्स इन अमेरिका ग्रू कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन. द काउंसिल मेड देम sell they produce only to authorized Spain merchants at a fixed price that was kept low. तो अब जो भी वहाँ पे पीसेंट्स है, लैंड ओनर्स है, मतलब जो भी किसान है वहाँ पे, वो जो वहाँ पे क्या उगा रहे हैं, कमर्शियल क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप जिसको हम मार्केट में सेल करने के लिए उगाते हैं, उसको हम सारा कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि है शुगर केन अगर आप अपने खेत में उगा रहे हैं तो उस शुगर केन को सारा आप नहीं खा सकते। उसको क्यों आप लगा रहे हैं अपने खेत में, बाहर बेचने के लिए। तो इस तरीके की जो क्रॉप्स है उसे कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। तो जो काउंसिल है वो क्या करता था, वो इन जो लैंड ओनर्स और पीसेंट्स है उनको ये सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज जो स्पेनिश मर्चेंट्स है उन्हीं को ही बेचने के लिए बोलता था और वो भी फिक्स रेट में, जो कि बहुत कम होता था। सो दे अर्न ओनली स्मॉल प्रॉफिट, दे नेवर हैड इनफ कैपिटल टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग देयर फार्म्स. इसलिए इनके पास जो प्रॉफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है काउंसिल ऑफ स्पेन जो है वो प्राइसेस फिक्स करके रखा था और प्राइसेस भी कम थे, तो इसलिए जो वहाँ पे किसान है उनको प्रॉफिट नहीं होता था, बहुत ही कम प्रॉफिट होता था और वो उतना नहीं होता था कि वो अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम कर सके। तो इसका नतीजा क्या होता था, एग्रीकल्चर जो है वो इस रीजन में वो मॉडर्नाइज कभी नहीं हो पाई। The Spanish monarch owned the output of American mines, gold, silver और minerals. और स्पेनिश जो भी अमेरिका के जो माइंस है, गोल्ड, सिल्वर और मिनरल्स के जितने भी माइंस है, उसका रूल अथॉरिटी किसके पास था, स्पेनिश मोनार्च के पास था। और ये जो गोल्ड, सिल्वर और जो भी मिनरल्स वहाँ पे होते थे, माइन किए जाते थे, उसको एक्सपोर्ट किया जाता था कहाँ, स्पेन में। और इन मिनरल्स को स्पेनिश फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता था। तो कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो कॉलोनीज में डेवलप नहीं कराई गई। सारा जो रॉ मटेरियल है वो स्पेन भेजा जाता था और वहाँ से सामान जो है बन के वापस आता था यहाँ पे लैटिन अमेरिका में और उसको ज़्यादा कीमतों में बेचा जाता था। तो ऑल देयर नीड्स मतलब लैटिन अमेरिका में जो भी मतलब ज़रूरत की सामान है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता था, स्पेन में मैन्युफैक्चर होता था और यहाँ लाके बेचा जाता था। उसके बाद 10.1.5 द रिवॉल्ट अगेंस्ट स्पेनिश कॉलोनिज्म. तो ये जो स्पेनिश ने कॉलोनीज बना के रखी, स्पेन ने आके यहाँ पे लैटिन अमेरिका में कॉलोनीज बना के रखी, उसका विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे कि हमने अपनी कंट्री के रिवॉल्ट के बारे में जाना है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट रिवॉल्ट इन आवर कंट्री। तो वैसे ही स्पेनिश कॉलोनीज जो इन्होंने बना के रखी थी वहाँ पे रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ। तो देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स एंड स्ट्रगल अगेंस्ट स्पेनिश रूल, particularly by native tribes and African slaves, but they were all unsuccessful. तो यहाँ पे कई सारे विद्रोह है, स्ट्रगल्स है स्पेनिश रूल के खिलाफ हुए जो, और वो किसने किए, जो वहाँ के नेटिव जो ट्राइब वहाँ रहने वाले लोग हैं जिसको इन्हें इंडियंस भी कहा जाता है, और जो अफ्रीका से
लेके आए गए स्लेव्स है, गुलाम है, लेकिन सारे के सारे क्या हुए, अनसक्सेसफुल हुए। तो एवरी सेक्शन ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी वाज अनहैप्पी विद द स्पेनिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो हर एक जो सेक्शन था जो कॉलोनियल सोसाइटी का, जिसके बारे में हमने देखा, तो ये सारे जो सेक्शन थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे स्पेनिश रूल से, स्पेनिश की कॉलोनी से, स्पेनिश के एडमिनिस्ट्रेशन से। द पीपल ऑफ यूरोपियन डिसेंट वे फैमिलियर विद डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज। तो वहाँ पे जो यूरोपियन डिसेंट के लोग थे, यूरोपियन डिसेंट के लोग मतलब जो यूरोप से आके वहाँ बसे हुए थे, जो कॉलोनी उन्होंने बनाई थी, उस कॉलोनी में जो रहने वाले जो यूरोपियन डिसेंट के लोग थे, उनको पता था डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में, क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है पहले भी। तो ये सब जो कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका वे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1776 में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। तो सो दे स्टेप्ड आउट देयर एफर्ट्स टू गेन फ्रीडम। तो जो लैटिन अमेरिका के लोग हैं वो भी मतलब बहुत प्रभावित थे इन सब चीज़ों से। और ये जो क्रांति हुई थी, अमेरिकन क्रांति और फ्रांस क्रांति, तो ये सबसे ये बहुत प्रभावित हुए, और ये भी चाहते थे कि उनका जो कंट्री है वो भी फ्रीडम हो सके, फ्रीडम फ्री हो सके। उसके बाद हैती, हैती के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे एक पर्सन की फोटो दी गई है, इनका क्या नाम है, टॉउसेंट लॉवेंचर, ठीक है, ये नाम है इनका। द फर्स्ट सक्सेसफुल इंसर्क्शन in Latin America was in Haiti Island, a French colony in 1791। तो 1791 में हैती आइलैंड है, एक फ्रेंच कॉलोनी है, वहाँ पे सबसे पहला जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो इंसर्क्शन मतलब होता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग जो भी रूल कर रहा है उसके खिलाफ रिवॉल्ट करना, उसके खिलाफ विद्रोह करना। इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन अबाउट 1 लाख अफ्रीकन स्लेव्स रोज इन रिवॉल्ट। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर कितने अफ्रीकन स्लेव्स, 1 लाख अफ्रीकन स्लेव्स जो है वो विद्रोह करना उन्होंने चालू किया। अ फॉर्मर स्लेव टॉउसेंट लॉवेंचर लेड द सक्सेसफुल रिबर आर्मी। तो इन्होंने जो है ये सक्सेसफुली जो है ये जो विद्रोह की आर्मी बनाई। ऑल द स्लेव्स वे फ्रीड, दस एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। और जितने भी यहाँ पे स्लेव्स थे, जितने भी हैती आइलैंड में स्लेव्स थे, इनको मुक्त किया कराया गया, इनको छुड़ा दिया गया, और ये जो प्रैक्टिस थी स्लेवरी की उसको हटाया गया। बट नेपोलियंस मिलिट्री कमांडर अरेस्टेड and imprisoned Louverture by deceit, deporting him to France where he later died। तो हमको नेपोलियन के बारे में पता है। तो नेपोलियन की जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने क्या किया, ये जो लॉवेंचर है इसको धोखा से, डिसीट मतलब धोखा से क्या है, बंदी बना लिया, और इसको बंदी बना के कहाँ लेके गए, डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब बाहर लेके, कहाँ लेके गए उसको, फ्रांस लेके गए, जहाँ वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। The Haitians however continued their revolt, declaring independence in 1804। लेकिन हाइतीज जो है इनका लीडर तो चला गया लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा, और 1804 में उनको इंडिपेंडेंस मिल गया, आज़ादी मिल गई। इंडिपेंडेंट हाथी वाज द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल स्लेव इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंडिपेंडेंट हाथी है ये पूरे मतलब विश्व का एक पहला जगह था जहाँ पे स्लेव जो है उनको मुक्ति मिल गई थी। एक बंधुआ मजदूर वाला जो कार्यक्रम था वहाँ से उनको मुक्ति मिल गई थी। तो लैटिन अमेरिकाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब उसके बाद जो है हैती आइलैंड का हमने देखा, उसके बाद जो है लैटिन अमेरिका में ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे आया। आफ्टर हैतीज इंसर्क्शन revolts began brewing in Spanish Latin America in 1811। अब 1811 में जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर भी जो है विद्रोह चालू हुआ, और इनका कौन लीडर था, क्रियोल्स। ओके, क्रियोल्स इनके लीडर थे। तो हमने पहले देखा था, तो क्रियोल्स जो थे वो लीस्ट एक्सप्लॉइटेड सोशल ग्रुप थे लैटिन अमेरिका में, और बहुत सारे जो इसमें जो लोग थे वो क्या थे, एजुकेटेड थे। तो ये थे क्रियोल्स, ठीक है, क्रियोल लैंड ओनर्स। तो सेकंड स्टेप में क्रियोल लैंड ओनर्स थे। तो ये जो लोग थे ये ज़्यादा शोषित लोग नहीं थे, इनको बहुत सारी पता चीज़ें मालूम थी, ये एजुकेटेड थे यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए इनको डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के बारे में कुछ नॉलेज था। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द क्रियोल रेवोल्यूशनरी वेयर साइमन बोलीवार एंड जोस मार्टिन। तो इसमें प्रोमिनेंट कौन थे, मुख्य लोग कौन थे, साइमन बोलीवार और जोस मार्टिन। बोलीवार
assembled an army of Creoles, African slaves and small peasants to raise the banner of revolt against Spain in 1811. तो 1811 में क्या किया बॉलीवर ने लोगों को इकट्ठा किया। तो कौन से सेक्शन के लोग को इकट्ठा करके आर्मी बनाया? क्रियोल्स को, अफ्रीकन स्लेव्स को और छोटे छोटे जो किसान थे उनको साथ में लेके एक विद्रोह उन्होंने स्टार्ट किया। He faced many defeats but continued to wage war against Spanish rule. Eventually in 1819 he gained independence for what is Colombia today. अब इसमें बहुत सारी बार इनको हार मिली, ठीक है, डिफीट्स मतलब हार मिली, कंटिन्यूड, लेकिन इन्होंने वॉर जो है वो छेड़ के रखा स्पेनिश रूल के खिलाफ में, और आखिरकार में 1819 में जो कोलंबिया, आज की डेट में जो कोलंबिया हम शहर बोलते हैं, वहां पे उनको इंडिपेंडेंस मिली। तो 2 साल बाद 1821 में इंडिपेंडेंस प्रेजेंट डे वेनेजुला को मिली। उसके बाद वो वेंट टू साउथ टू इक्वाडोर में गए और वहां पे ज्वाइन किया फोर्सेस को विद द ग्रेट लैटिन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी जोस मार्टिन। तो जोस मार्टिन के साथ मिलकर वहां पे उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया। मार्टिन लेट द फ्रीडम स्ट्रगल इन साउदर्न पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। तो मार्टिन ने कौन से पार्ट में? साउदर्न पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका में विद्रोह स्टार्ट किया, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया, विच इज कॉल्ड अर्जेंटीना टुडे। और आज की डेट में उसे क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना। ही गेन इंडिपेंडेंस फॉर बोथ अर्जेंटीना एंड चिली इन 1824। और 1824 में जो कंबाइंड फोर्सेस थी बोलीवार और मार्टिन की, इन्होंने स्पेनिश आर्मी को पेरू से भगा दिया। और इसी समय में जो ब्राजील के लोग थे, पीपल ऑफ ब्राजील डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगल। तो इंडिपेंडेंस जो ब्राजील के लोग हैं उन्होंने अपने आप को मुक्त किससे करवाया? पोर्चुगल से। इन दिस वे द होल ऑफ लैटिन अमेरिका वाज फ्रीड फ्रॉम स्पेनिश रूल। तो इस तरीके से पूरा जो लैटिन अमेरिका है वो स्पेनिश रूल से फ्री हो गया था। Bolivar was known as a revolutionary liberator of all South America, wherever he achieved success, he first abolished slavery and forced labor so that African slaves and Indian tribes joined him इन हिज रेवोल्यूशनरी कैंपेन। तो बॉलीवर को एक रेवोल्यूशनरी लिबरेटर कहा जाता है साउथ अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका सक्सेस का मंत्र क्या था? सबसे पहले तो वो जो स्लेवरी वाला जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने हटाया, जो फोर्स लेबर वाला कंसेप्ट है उसको हटाया, ताकि जो अफ्रीकन स्लेव्स है और इंडियन ट्राइब्स के जो लोग हैं, यहाँ पे इंडियन ट्राइब्स बोल रहे हैं तो इंडिया के ट्राइब्स की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा है कि जब अमेरिकन लोग जो यहाँ पे आए, तो ये अमेरिका में आए यूरोपियन लोग, सो उनको लगा कि ये इंडिया है, इसलिए वहाँ के ट्राइब्स को भी वो इंडियन बोलते थे। तो इंडियन ट्राइब्स जो है वहाँ पे ज्वाइन किया उन्होंने रेवोल्यूशनरी कैंपेन में। ही वोट टू डिवाइड द हेसिटेंस। तो हेसिटेंस क्या है? स्मॉल स्टेट्स होते थे, तो इसको उन्होंने स्मॉल होल्डिंग्स में डिवाइड किया और डिस्ट्रीब्यूट किया। जो छोटे छोटे पीजेंट्स हैं उनको ये जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये प्रॉमिस किया कि इन फेस फ्रॉम ये जो कैरियर्स लैंड ओनर्स हैं उनसे उनको कोई भी चीज़ें दिक्कत नहीं होगी, डरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद 10.2 हमको देखना है कॉलोनिज्म इन एशिया। तो एशिया के बारे में हमको देखना है। तो इससे पहले हमने कौन से जगह के बारे में देखा? अमेरिका के बारे में देखा। अब हमको एशिया के बारे में देखना है। तो एशिया में इंडिया भी आता है, जापान भी आता है, और भी कई सारे कंट्रीज आते हैं, तो उनके चाइना भी आता है। तो हमको कुछ इन्हीं के बारे में हमको देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो यूरोपियन ट्रेडर्स, तो जहाँ पे भी बात होती है तो सबसे पहला ट्रेडिंग के ही नज़रिए से बात होती है। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो भी कॉलोनिज्म है, जो भी ये लड़ाई है, ये ट्रेडर्स जो है वो इधर से उधर आते जाते थे, तो उनके लालच, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की जो मतलब वो जो ललक है, इन्हीं के कारण जो है ये सारी चीज़ें हुई थी। अब धीरे धीरे जो है वर्ल्ड मॉडर्नाइज हुआ, लोग समझने लग गए कि हाँ, अपने एरिया में ही हमको रह के काम करना है, लोगों के साथ मित्रता बना के रहनी है। इसी उद्देश्य के साथ आज जो है हमारे जो विश्व है इतने मतलब साझेदारी से हम रहते हैं। तो यहाँ पे हमको उस समय के बारे में जानना है जब एशिया में कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ था। तो यूरोपियन ट्रेडर केम टू एशिया। तो क्यों आए यूरोपियन ट्रेडर्स? ट्रेडर्स मतलब जो व्यापार करने वाले लोग हैं। तो यूरोप से जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो एशिया क्यों आए? क्योंकि यहाँ की कॉटन बहुत प्रसिद्ध थी, सिल्क था, और स्पाइसेस के लिए। द मर्चेंट्स फ्रॉम वेस्ट यूरोप सॉट अ सी रूट टू इंडिया। तो जो मर्चेंट्स थे वेस्ट यूरोप से, कहाँ से? सी रूट से इंडिया आए इवेंचुअली। और साथ ही साथ में द पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को डी गामा सेल्ड अक्रॉस द टिप ऑफ
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू रीच इंडिया इन 1498। और वैसे ही जो पोर्चुगीज नेविगेटर है वास्को डी गामा, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, हम क्लास 6, 7 से इनके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो वास्को डी गामा जो है वो सी के रास्ते सेल करते हुए जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सेल करते हुए इंडिया तक आए 1498 में। तो दिस ओपन द वे टू रीच इंडिया एंड चाइना बाय सी। तो ये जो रास्ता इन्होंने खोजा, जो पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को डी गामा ने, तो इससे जो है कैसे इंडिया तक और चाइना तक समुद्र के रास्ते पहुंचा जा सके, ये लोगों को पता चला। तो यूरोपियन नेविगेटर हु सेल्ड टू अमेरिका डिड नॉट हैव टू फेस एनी टफ मिलिट्री रेसिस्टेंस। तो जो यूरोपियन नेविगेटर्स अमेरिका तक समुद्र के रास्ते जाते थे, तो उनको उतना ज़्यादा कोई मिलिट्री रेसिस्टेंस, मतलब कोई विरोध नहीं मिलता था उनको, कोई मिलिट्री नहीं मिलती थी, वो नॉर्मली सेल करते हुए अमेरिका तक आ जाते थे। बट इन एशिया देयर वे मेनी किंगडम्स दैट वेयर लार्जर देन एनी यूरोपियन किंगडम ऑफ द टाइम। लेकिन एशिया में ऐसा नहीं था, ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे जो यूरोपियन किंगडम से बहुत बड़े थे उस समय में, और बहुत पावरफुल भी थे, फॉर्मिडेबल मतलब पावरफुल भी थे, जिनको हराया नहीं जा सकता। द यूरोपियन पावर्स कुड नॉट होप टू डिफीट दिस पावरफुल किंग्स इन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। अब इसलिए जो यूरोपियन पावर्स है वो मतलब कोशिश नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कितने पावरफुल जो मिलिट्री किंग्स हैं, पावरफुल किंग्स हैं, उनको डायरेक्टली जो है अपने मिलिट्री के साथ वो मतलब आर्मी से लड़ाई करके वो हरा सके। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है साइमन बोलीवार की, ये क्रॉस कर रहे हैं माइटी एंडेंस विथ हिज आर्मी। ठीक है, ये पहले वाले सेक्शन का पिक्चर है। The Portuguese established their naval and trade posts in many Indian Ocean ports such as Goa in India, Hormuz in West Asia and Malacca in Southeast Asia। तो पोर्चुगीज जो यहाँ पे आते थे वो अपने ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने बना के रखे थे, आउटपोस्ट बना के रखे थे, नेवल और ट्रेड आउटपोस्ट। कहाँ पे? गोवा में जो कि इंडिया में है, हॉर्मोज जो वेस्ट एशिया में है, और मलक्का जो साउथ ईस्ट एशिया में है। They used armed force to prey on trade ships flying across the Indian Ocean, forcing them to pay a protection tax। और ये क्या करते थे, अपने आर्म्ड फोर्स जो है वो तैनात करके रखते थे ताकि कोई भी शिप जो है इंडियन ओशन की तरफ से आए ताकि उनको एक प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़े। Thus they were thus able to establish a vast sea empire. Their monopoly was broken only after merchants from Britain, Holland and France established their own trade and naval outpost in Indian Ocean and challenged Portuguese supremacy। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में पोर्चुगीज आए, तो पोर्चुगीज ने अपना दबदबा बना के रखा था। तो जो भी वहां से शिप्स आते थे, जो उस रास्ते से शिप आते थे, तो उनको प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस के लोग जो है अपने ट्रेडिंग और नेवल आउटपोस्ट उन्होंने इंडियन ओशन में बना लिए, उसके बाद जो है पोर्चुगीज की जो सुप्रीमेसी है, मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा पोर्चुगीज का। उसके बाद 10.2.1 द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडोनेशिया बाय हॉलैंड। तो हॉलैंड ने कैसे इंडोनेशिया को अपने अधीन में रखा वो हमको देखना है। द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोपियन नेशंस लाइक फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड जॉइंड द पोर्चुगीज इन हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड विद कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड फार ईस्ट। तो जो भी ट्रेडिंग कंपनीज है यूरोपियन नेशन, तो कौन सी यूरोपियन नेशन की बात करेंगे हम? फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड। तो ये पोर्चुगीज के साथ इन्होंने ज्वाइन किया कि हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड वो कर सके यहाँ जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ में, और जितनी भी फार ईस्ट कंट्रीज है उनके साथ में। द डच सक्सीडेड इन ब्रीचिंग द सुप्रीमेसी ऑफ पोर्चुगीज इन द इंडियन ओशन रीजन, सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग देयर कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो उसके साथ साथ अब डच भी आ गए, तो डच भी ले आ गए अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए पोर्चुगीज के सामने में। तो उन्होंने भी अपनी सक्सेसफुली कॉलोनीज बनाई साउथ ईस्ट एशिया में। द पीपल लिविंग इन हॉलैंड आर कॉल्ड नीदरलैंड एंड वे आर नॉन एज डच बिकॉज दे स्पोक द डच लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो लोग हॉलैंड में रहते थे, ठीक है, यहाँ पे हमको हॉलैंड के बारे में जानना है। तो हॉलैंड में जो रहते थे इनको क्या कहा जाता था? नीदरलैंड। और इनको डच इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये डच लैंग्वेज बोलते थे। द डच मतलब जब हम डच बोल रहे हैं तो हॉलैंड के लोगों की बात कर रहे हैं। द डच एस्टैब्लिश देयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1602 टू ट्रेड विद एशिया। तो 1602 में इन्होंने अपना एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश किया ताकि वो एशिया से ट्रेड कर सके। द कंपनी हैड टू वेज मेनी वॉर्स अगेंस्ट पोर्चुगीज टू ब्रेक देयर ट्रेड कंट्रोल। अब भाई पोर्चुगीज तो पहले सीन में आ चुके थे, तो
अपना ट्रेड स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को ट्रेड मतलब अच्छे से ट्रेड करने के लिए उनको पोर्चुगीज के साथ भिड़ना पड़ता था ताकि वो जो ट्रेड को कंट्रोल कर सके। तो पोर्चुगीज हैड देयर बेस्ड इन मलक्का एट दैट टाइम। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, जो पोर्चुगीज हैं उनके पास बेस था कहाँ पे, मलक्का। मलक्का में उस समय उनके पास बेस था। तो मलक्का कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया में। The Dutch eventually established their control over the parts of island of Java in Indonesia. तो डच इसलिए अपना कंट्रोल उन्होंने कहाँ पे लेके आए, जो आइलैंड है जावा में, इंडोनेशिया में। Their company tried to take over the entire spice trade in Indonesia so that it could control prices in Europe and earn huge profit. तो कंपनी की कोशिश क्या थी कि जितना भी स्पाइस ट्रेड है, जो भी मसाले का ट्रेड है, इंडोनेशिया से जितने भी मसाले हैं वो अपने अधीन में रखे, मतलब वो खरीदे और वो उसको यूरोपियन मार्केट में बेचे और जो प्राइसेस है कंट्रोल कर सके यूरोपियन मार्केट में और अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सके। तो डच हैज नो इंटेंशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन इंडोनेशिया। जावा वाज रूल्ड बाय माताराम डायनेस्टी इन 17th सेंचुरी। जज का कोई इंटेंशन नहीं था अपना कोई रूल वगैरह बनाने का इंडोनेशिया में, उनका सिर्फ उद्देश्य क्या था, ट्रेड था। वो मसाले की ट्रेड करना चाहते थे। और जावा उस समय किसके द्वारा रूल किया जाता था, माताराम डायनेस्टी इन 17th सेंचुरी। The Sultan tried to out the Dutch from their base but could not succeed. तो सुल्तान की क्या कोशिश थी कि जो डच वहाँ पे अपना बेस बना के रखा है जो जावा में, उसको वो हटा दे, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। The island was thus under the dual control, some parts under the control of Dutch and rest under the control of Sultan. तो इसलिए जो आइलैंड है इंडोनेशिया आइलैंड, उसका कुछ पार्ट जो है वो डच के अंदर था और कुछ पार्ट जो है सुल्तान के पास था। द सुल्तान ग्रांटेड मेनी कंसेशन टू डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्लूडिंग मोनोपोली राइट टू ट्रेड टू द स्पाइस ट्रेड। तो सुल्तान ने बहुत सारे कंसेशन दिए थे, बहुत सारे उनको मोनोपोली राइट्स दिए थे ताकि वो स्पाइस ट्रेड कर सके। स्पाइस क्या होता है, मसाले। द कंपनी पुट प्रेशर ऑन लोकल पीपल टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड एस्टैब्लिश प्लांटेशन टू ग्रो शुगर केन एंड स्पाइसेस। तो जो कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाती थी ताकि वो फॉरेस्ट को क्लियर करे और वहाँ पे क्या प्लांटेशन करे, शुगर केन और स्पाइसेस को उगाए ताकि वो उनको खरीदे और उनको बेच सके। इट सिस्टमेटिकली डेवलप्ड द स्पाइस प्लांटेशन टू establish its monopoly on the spice trade by 1700. This gave the company total control of not just trade but the civilization but the cultivation of spices as well. तो इसलिए धीरे धीरे जो स्पाइस प्लांटेशन है इस पे भी मोनोपोली बना लिया उन्होंने 1700 के आते। मोनोपोली क्या है, एक रूल एंड रेगुलेशन जो सामने वाले को फॉलो करना रहता है और इसके कारण जो है कंपनी का टोटल कंट्रोल था कल्टीवेशन और स्पाइसेस में। इन 1800 द डच मुनाज टुक ओवर द गवर्नर्स ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1800 में जो डच मुनाज है, मतलब डच में जो रूल करने वाला जो मुनाज है, उसने पूरा जो इंडोनेशिया का गवर्नर्स है उसको अपने अधीन में रख लिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया में आई, उसने अपना वहाँ पे दबदबा बनाया, फिर उसके बाद जो डच मोनाज है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको अपने अधीन में रख लिया। By 1830 डच रूल वाज एस्टैब्लिश ओवर द आइलैंड ऑफ जावा। अब 1830 के आते आते पूरा डच का रूल जो है पूरे एंटायर जो आइलैंड था जावा में वहाँ पे हो गया। द पीसेंट्स वे कंपेल्ड टू ग्रो कॉफी, रबर एंड स्पाइसेस एंड सेल द प्रोड्यूस टू डच एट लो रेट्स। अब यहाँ पे भी सेम कहानी, तो जो पीसेंट्स हैं उनको डच में, है ना, वहाँ पे अमेरिका के बाद में हमने यही चीज़ देखा था। तो यहाँ पे डच जो है उन्होंने वहाँ जो पीसेंट्स हैं उनको क्या उगाने के लिए बोला, कॉफ़ी, रबर और स्पाइसेस, और अमेरिका में वो क्या उगा रहे थे, शुगर केन। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें उन्होंने उगाने के लिए बोली और डच को कम पैसों में बेचना पड़ता था उनको। द डच इन टर्न सोल्ड द प्रोड्यूस इन इंटरनेशनल मार्केट अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। तो ये इनके बदले में डच इनसे खरीद के उसको इंटरनेशनल मार्केट में जो भी वो उगाते थे कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस को, उसको इंटरनेशनल मार्केट में क्या है बहुत अच्छे प्राइसेस में बेचते थे और अच्छी प्रॉफिट कमाते थे। इवन द स्मॉल पीसेंट्स वे आर फोर्स्ड टू ग्रो दिस क्रॉप इन द प्लेस ऑफ सीरियल्स। इसलिए और छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनको भी, उनके पास जितनी भी ज़मीन है उसमें सीरियल्स ना उगा के उनको ये सारी चीज़ें उगानी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट जावा फेस्ड famine सिचुएशन एज फूड ग्रेन बिकेम स्केर्स। अब इसलिए क्या है, भुखमरी की सिचुएशन हो गई, famine मतलब भुखमरी की सिचुएशन हो गई क्योंकि फूड ग्रेन अवेलेबल था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या उगा रहे हैं, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस उगा रहे हैं। द पीपल रोज इन रिवॉल्ट बट देयर प्रोटेस्ट वेयर
पुट डाउन विथ फोर्स। दिस सिचुएशन कंटिन्यूड अंटिल 1870। तो यहाँ पे लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया, लेकिन विद्रोह सक्सेसफुल नहीं रहा और ये सिचुएशन 1870 तक ऐसे ही चलती रही। तो ये है एक पिक्चर टी प्लांटेशन इन जावा। उसके बाद द प्लांटेशन इकोनॉमी। तो प्लांटेशन इकोनॉमी कैसी थी? द डच इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ कैपिटल इन डेवलपिंग द प्लांटेशन आफ्टर 1870। दे क्लियर्ड थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रू मोनोक्रॉप्स, रबर, कॉफी, टी, पेपर एंड शुगर केन ओवर वास्ट ट्रैक्ट्स। तो डच ने बहुत सारा पैसा लगाया प्लांटेशन में 1870 में। अब एक क्या कैसे पैसा लगाया? उन्होंने बहुत थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया, और जो मोनोक्रॉप्स है कॉफी, रबर, टी, पेपर, शुगर केन, इसको ज्यादा तादाद में वहां पे उगवाया मतलब वहां पे उसकी खेती करवाई। फैक्ट्रीज वेयर सेट अप ऑन प्लांटेशन टू प्रोसेस द प्रोड्यूस। ह्यूज हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स वर्क डे एंड नाइट ऑन दिस प्लांटेशंस, लिविंग देयर विद देयर फैमिलीज। अब फैक्ट्रीज भी एस्टेब्लिश किए गए ताकि जो प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस कर सके, और बहुत सारे वर्कर्स जो है दिन और रात जो है इन प्लांटेशंस में काम करते थे। और मैनी प्लांटेशन वेर एस्टैब्लिश ऑन अदर इंडोनेशियन आइलैंड, और ऐसे ही काफ़ी सारे प्लांटेशन जो है अदर इंडोनेशियन आइलैंड्स में भी एस्टैब्लिश किए। तो कंट्री सून बिकेम द मेन एक्सपोर्टर ऑफ कोका, टी, कॉफ़ी, रबर। तो कंट्री जो है, जो इंडोनेशिया है, वो जल्दी ही एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। एक्सपोर्टर मतलब जो कंट्री अपना सामान दूसरे कंट्रीज को बेचती है, और क्या क्या बेचने लग गई? कोका, टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। द प्लांटेशन ओनर वे आर मोस्टली यूरोपियंस, बट the workers were either local people or were brought from China and India. Thus a heterogeneous society developed in Indonesia. तो प्लांटेशन ओनर्स जो थे वो यूरोपियंस हुआ करते थे, मतलब डच पीपल हुआ करते थे, लेकिन जो वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो कौन होते थे? वहाँ के लोकल पीपल होते थे, या फिर उनको चाइना या फिर इंडिया से लेके आया जाता था। तो इसलिए क्या हो गई? हेट्रोजेनियस सोसाइटी, मतलब जहाँ पे एक ही कल्चर के लोग नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यूरोपियंस भी हैं, लोकल पीपल भी हैं, इंडोनेशिया के, चाइना के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं, इसलिए हेट्रोजेनियस सोसाइटी कहा जा रहा है, इंडोनेशिया में डेवलप हुई। तो यहाँ पे हमने इंडोनेशिया के बारे में देखा। अब आगे जो है हम चाइना के बारे में देखेंगे। तो हम चाइना के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।